हेलो एवरीबॉडी। आज हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने डाइजेशन की प्रोसेस को डिस्कस किया था। तो हमने देखा कि डाइजेशन की प्रोसेस दो टाइप की होती है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। इन दोनों ही प्रोसेस के द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रकार से ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फूड की इन फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ब्लड अथवा लिम्फ के अंदर पास किया जाता है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये अपना गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का एपिथेलियम है, एपिथेलियल सेल्स हैं, और ये अपना ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एपिथेलियम, और यह है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन वाला जो पार्ट है इसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो सिंपल फॉर्म है ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, और वहाँ से यह कैपिलरी या लैक्टियल के अंदर चली जाती है, अर्थात ब्लड अथवा लिम्फ के अंदर चली जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है इसमें डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ब्लड अथवा लिम्फ के अंदर पास किया जाता है थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एपिथेलियम। एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ बेसिक मैकेनिज्म्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म्स होती हैं। तो ये मैकेनिज्म दो प्रकार की होती है, पेसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, मतलब डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउन हिल मूवमेंट होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अप हिल होती है। अप हिल का मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पेसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए। पेसिव ट्रांसपोर्ट या तो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा होता है, या फिर ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। डिफ्यूजन के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। ट्रांसपोर्ट का यह सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर भी मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, लेकिन इसमें कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑस्मोसिस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली। इस आधार पर ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहले हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को, कौन कौन से फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो यह एब्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल ऑर्गन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। 90% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किया जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्ट्रक्चर होती है एब्जॉर्प्शन के लिए बनी होती है। इसके अंदर तीन चीज़ें, सर्कुलर फोल्ड्स, विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो कि इसके सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन का अधिकांश भाग कंप्लीट करता है। इसके अलावा जो 10% है एब्जॉर्प्शन का, वो माउथ, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये ड्रग्स माउथ के म्यूकोसा अथवा टंग की लोअर साइड के कांटेक्ट में आते हैं, जहाँ से इनको ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। स्टमक के अंदर वाटर, सिंपल शुगर्स, अल्कोहल और कुछ ड्रग्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स जैसे मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और प्रोटीन के फाइनल प्रोडक्ट्स जैसे कि अमाइनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स के फाइनल प्रोडक्ट्स जैसे कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसी पे रहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर
वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, कुछ मिनरल्स, विटामिन्स और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, लेकिन बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड से। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं और मोनोसेकेराइड्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लगभग 120 ग्राम पर आवर। 1 घंटे में 120 ग्राम मोनोसेकेराइड्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। पहला मैकेनिज्म है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाई सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कपल्ड विद सोडियम। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो सिम्पोर्टर्स होते हैं। ये 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स और एक ग्लूकोज अथवा गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल को एक साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सिम्पोर्टर्स होते हैं, इनमें 3 बाइंडिंग साइट होती है, 2 सोडियम के लिए होती है और एक ग्लूकोज अथवा गैलेक्टोज के लिए होती है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में कॉम्पिटिशन होता है बाइंडिंग साइट के लिए। फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो मोनोसेकेराइड्स अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म से, एपिथेलियल सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर जाएंगे बाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद अमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कपल्ड विद सोडियम। तो ये भी सिम्पोर्टर्स होते हैं। जैसे ही जिस प्रकार से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसी प्रकार से अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है सिम्पोर्टर्स के द्वारा। डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स का जो ट्रांसपोर्ट है ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कपल्ड विद हाइड्रोजन। तो डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स एपिथेलियल सेल्स में जाने के बाद इनको तोड़ दिया जाएगा अमाइनो एसिड्स के अंदर, और अमाइनो एसिड्स होते हैं ये डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्प्टिव सेल से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जो लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स के डाइजेशन से फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, इसके अलावा ग्लिसरॉल रिलीज होता है, और अगर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है तो मोनोग्लिसराइड्स भी रिलीज होते हैं। तो फैटी एसिड्स जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। शॉर्ट चेन फैटी एसिड या तो स्मॉल होते हैं या फिर लार्ज होते हैं। स्मॉल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के अंदर 10 से 12 कार्बन एटम होते हैं और लार्ज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के अंदर 12 से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं। स्मॉल शॉर्ट चेन फैटी एसिड इतने छोटे होते हैं कि ये वाटर के साथ ही इजीली सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये मूव कर सकते हैं। लेकिन जो लार्ज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं और मोनोग्लिसराइड्स हैं, ये सिंपली डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। इनको रिक्वायरमेंट पड़ती है बाइल सॉल्ट्स की। तो हमने देखा था कि बाइल सॉल्ट जो होता है वो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करता है, इसके साथ साथ ये मीसेल का फॉर्मेशन भी करता है। मीसेल क्या है? तो मीसेल बनाई जाती है बाइल सॉल्ट्स के द्वारा। बाइल सॉल्ट्स जो है वो एम्फीपैथिक होते हैं। तो इनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट इंटरेक्ट करता है फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड से, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये इंटरेक्ट करता है काइम से। तो इस प्रकार ये इन फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स को एक स्मॉल स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिन्हें हम बोलते हैं मिसेल्स। मिसेल्स की साइज होती है 2 से 10 नैनोमीटर। मिसेल्स फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स को डिलीवर करने का काम करता है। इनको डिलीवर करता है ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स को। तो इन फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स के साथ साथ जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, विटामिन ए, डी, ई और के, और कोलेस्ट्रॉल, इनको भी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो मिसेल्स इनको एब्जॉर्प्टिव सेल्स को डिलीवर करेंगे। एब्जॉर्प्टिव सेल्स के पास जैसे ही ये आएंगे तो फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड यहाँ से निकल जाएंगे और मिसेल्स पीछे रह जाएगा, और मिसेल्स जो है वो फिर से ल्यूमेन की तरफ जाएगा और वहाँ से और ज़्यादा फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स को कैरी करेगा। तो इस प्रकार से इसका जो फेरिंग एक्शन है, इसका जो ट्रांसपोर्ट एक्शन है, इसको ये कंटिन्यू करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। जैसे ही फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स एपिथेलियल सेल के अंदर आते हैं तो फिर से ये फिर से ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ अंदर जाने के बाद ट्राइग्लिसराइड्स फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर छोटे छोटे स्फेरिकल मासेज बना लेता है, जो कि प्रोटीन के द्वारा कोट कर दिए जाते हैं, जिनको प्रोटीन के द्वारा कवर कर दिया जाता है, और इन मासेज को हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। तो काइलोमाइक्रोन्स फिर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर आ जाएंगे।
एब्जॉर्प्टिव सेल से बाहर आ जाएंगे और फिर ये लैक्टियल के अंदर जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज का जो पोर साइज है वो बहुत कम होता है और लैक्टियल का जो पोर साइज है वो ज़्यादा होता है। काइलोमाइक्रोन्स बहुत बड़े होते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं जा सकते, इस वजह से ये लैक्टियल के अंदर जाएंगे। लैक्टियल से ये थोरेसिक डक्ट में जाएंगे और वहाँ से ये जाएंगे लेफ्ट सबक्लेवियन वैन के अंदर, मतलब वहाँ से ये ब्लड के अंदर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है, जो स्मॉल शॉर्ट चेन फैटी एसिड, इनको सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो लार्ज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स, इसके अलावा जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, कोलेस्ट्रॉल है, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाइल सॉल्ट्स के द्वारा बनाई गई मीसल्स के द्वारा। मीसल्स आएंगे, मीसल्स इनको डिलीवर करेंगे एब्जॉर्प्टिव सेल्स के अंदर। एब्जॉर्प्टिव सेल्स के अंदर फिर से ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होगा और फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जिनको प्रोटीन के द्वारा कोट कर दिया जाता है, उसके द्वारा काइलोमाइक्रोन्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। काइलोमाइक्रोन्स एक्सोसाइटोसिस के द्वारा एब्जॉर्प्टिव सेल से बाहर निकलेंगे और ये लैक्टियल के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज का पोर साइज छोटा होता है, लैक्टियल का पोर साइज बड़ा होता है। वहाँ से थोरेसिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट से लेफ्ट सबक्लेवियन वैन के अंदर चले जाएंगे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट अपना इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम। तो सोडियम एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर आता है बाय डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्टिव सेल से बाहर निकलता है बाय सोडियम पोटेशियम एटीपेज या सोडियम पोटेशियम पंप। बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयोडाइड और नाइट्रेट, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो या तो ये सोडियम को पैसिवली फॉलो करते हैं या फिर इनका ट्रांसपोर्ट एक्टिव होता है। कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट एक्टिव होता है और इसको स्टिमुलेट कौन करता है? कैल्सीट्रियोल। आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, इनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, तो जैसा कि हमने देखा कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो है इनका मिसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मिसल्स के द्वारा इनको डिलीवर किया जाता है एब्जॉर्प्टिव सेल्स के अंदर। इसके अलावा जो अधिकांश वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है इनका एब्जॉर्प्शन भी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, लेकिन जो विटामिन B12 है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अगर हम देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड का टोटल वॉल्यूम कितना आता है, तो टोटल वॉल्यूम होता है 9.3 लीटर। 2.3 लीटर आता है इंजेस्टेड फ्लूइड से और 7 लीटर आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सीक्रेशन से। स्मॉल इंटेस्टाइन 8.3 लीटर वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है और जो बाकी जो बचता है वाटर उसको लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है, तो इसमें से अधिकांश जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 0.9 लीटर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो केवल छोटी सी अमाउंट 100 ml या 0.1 लीटर को फीसिस के साथ एक्सक्रीट किया जाता है। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया अमाउंट बहुत कम है, 0.9 लीटर है ओनली। अगर हम इसको कंपेयर करें स्मॉल इंटेस्टाइन से तो बहुत कम है, लेकिन ये बॉडी की ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन एक ही मैकेनिज्म के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा। तो ये ऑस्मोसिस कैसे होता है? ऑस्मोसिस इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स के द्वारा एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है और वाटर जो होता है इसको फॉलो करता है और ऑस्मोसिस के द्वारा इसका मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार से डाइजेशन के द्वारा जो सिंपल फॉर्म्स बनाई जाती है फूड की, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, जिनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव के अंदर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस वाटर के लिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रकार से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाइजेस्टिव एक्टिविटीज का रेगुलेशन कैसे होता है, तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे।